जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। हम 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही धमाकेदार सीरीज रहने वाली है, क्योंकि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में आपके ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो अच्छा रहता है। जैसे स्टैटिक जीके अच्छा आता है तो ज्योग्राफी भी ठीक आता है। तो हम बात करने वाले हैं आज भूगोल के बारे में। एक बात बता दो मुझे, जो भूगोल है, भूगोल कितने शब्दों का मेल है? अगर आपसे कोई सिंपल पूछे तो भूगोल दो शब्दों का मेला है। ये परिभाषा वगैरह हमें कुछ नहीं पढ़नी। बस ज्योग्राफी की आज अपनी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर फर्स्ट है। इस क्लास नंबर फर्स्ट में हम करेंगे 25 क्वेश्चन को सोल्व, जो एसएससी जीडी के लिए और आपके यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और साथ साथ में जो बच्चे आर्मी की भी तैयारी करें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो इसमें से जिसके 25 में से 20 क्वेश्चन राइट होते हैं वो कमेंट सेक्शन में लास्ट में करके हमें बताना। और जो हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो बढ़ते अपने अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। पहला क्वेश्चन कि भारत डैश के उत्तर में स्थित है। इसने बोला है कि निम्नलिखित ये रेखाएं आपके, और ये रेखाएं आपको कहां देखने को मिलती है? ग्लोब के ऊपर देखने को मिलती है। और इन ग्लोब के ऊपर कौन सी दिशा बता रहा है? आपके उत्तर। उत्तर दिशा में कौन सा देश बता रहा है? ये भारत। यानी कि भारत किस रेखा के उत्तर में है? देखो आपने देखा होगा ये आपके ग्लोब है। ये क्या आपके ग्लोब है। अब ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? तो भूमध्य रेखा। अब आपको पता है कि सर हमारा जो भारत है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में। कहां पे भैया? उत्तर में। कहां पे है? उत्तर में। लेकिन अगर बात की जाए तो आपके जो कर्क रेखा है वो तो भारत के बीचों बीच है। कर्क रेखा तो भारत के बीचों बीच है। इस कर्क रेखा के उत्तर में भी भारत है और इसके कर्क रेखा के दक्षिण में भी भारत है। इसने प्रॉपर क्या पूछा है? स्थित का मतलब होता है उसकी लोकेशन बतानी है कि भारत भूमध्य रेखा के किस दिशा में है। तो दिशा बोलोगे तो आप क्या बोलोगे सर? उत्तर में। भारत भूमध्य रेखा के किस गोलार्ध में? अगर गोलार्ध की बात बोले तो आप क्या बोलोगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलोगे भैया? तो ये एक तो बात ये बन गई। अब पूछ लेगा भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है कौन से अक्षांशों में? तो आप बोलोगे सर 4 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। उत्तरी अक्षांश से लेकर आपके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश के बीच में है। अब यहां पे प्रश्न में राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन संख्या भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा, या इक्वेटर ना मिले तब इसका नाम क्या मिलेगा आपको? विषुवत। विषुवत रेखा। ध्यान से पढ़ना चीजों को। अब विषुवत रेखा को हमारे ग्लोब के ऊपर कोई भी चीज होती है ना, उसको डिग्री में दर्शाते हैं। किस में दर्शाते हैं? तो व्रत के ऊपर कोणीय दूरी को डिग्री में बताया जाता है। ये आपके कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश है ये? 0 डिग्री अक्षांश। अब याद रखना, भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है? कई बार ये प्रश्न आता है, भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है? तो यहां महाद्वीपों की संख्या देखे तो आपको बताना है 3 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? अगर भूमध्य के ऊपर देशों की संख्या की अगर बात की जाए तो आपको बताना है 13 देश है। कितने देश है? 13 देश है। और उसके बाद अगर देखा जाए ये कितने महासागरों से गुजरती है? महासागर, महासागरों से गुजरती है। तो भी आपको कितने महासागर बताने? 3। कितने महासागर बताने? 3। अब कई बार प्रश्न आता है कि सर भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, यानी कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा पड़ता है, बिल्कुल सीधा, और वह पड़ता है 21 मार्च को। कब पड़ता है? 21 मार्च को। और एक पड़ता है आपके 23 सितंबर को। तो हमारे इस दिन जो दिन रात होते हैं वो याद रखना हमेशा क्या होते हैं? यानी कि कई बार प्रश्न आता है कि दिन रात जो बराबर होंगे वो किस रेखा के ऊपर होंगे? किस रेखा के ऊपर होंगे? तो आप क्या बोलोगे? भूमध्य रेखा। याद रखना, भूमध्य रेखा आपके बीचों बीच है पृथ्वी के, और इस भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी का नाम पूछ लेता है। इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपका जवाब यहां पे क्या रहेगा? कांगो नदी। कौन सी नदी है? इस कांगो का प्राचीन नाम था जायरे। क्या नाम था? जायरे। तो एक बात बताना चाहता हूं आपको, कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप। कई बार प्रश्न आता है कि सर ग्लोब के ऊपर इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ओनली फॉर क्या बोलते हैं? अगर भूमध्य रेखा के ऊपर का जो आधा गोला पढ़ोगे, अब देखो ये भूमध्य रेखा से ऊपर के हम आधे, इस आधे क्षेत्र को पढ़ेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? इसे उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। और उत्तरी गोलार्ध में खींची गई सभी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। अब इसके नीचे के आधे गोले को हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में बनवा रही है बता? भूमध्य रेखा से ऊपर भारत है या भूमध्य रेखा से नीचे है? ऊपर है। तो ऊपर वाले आधे गोले को बोलते हैं गोलार्ध। क्या बोलते हैं?
जब ऊपर कौन सी दिशा है तो आप बोलोगे सर ऊपर तो उत्तर दिशा है, इसलिए भारत कौन से गोलार्ध में है। इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है। अब ग्लोब के ऊपर जो इस प्रकार की रेखाएं मिलेंगी वो सभी क्या कहलाती हैं। तो सबसे बड़ा अक्षांश कहां मिलेगा, बीच में, इसलिए सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सा हो गया आपके, भूमध्य। इस भूमध्य रेखा की कई बार लंबाई पूछता है, तो याद रखना 40,075.16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मैंने क्या बोला, इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश कब कब सीधा पड़ेगा, 2 दिन, एक पड़ेगा 21 मार्च को, एक पड़ेगा 23 सितंबर को। और जब सीधा पड़ेगा तो दिन रात क्या होंगे। इस भूमध्य रेखा पे कुल देशों की संख्या कितनी है, और कितने महाद्वीप हैं, और कितने महासागर हैं। अब कई बार यह प्रश्न आता है कि सर जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से भारत कितनी दूर है, भारत की जो दूरी है वो कितनी दूर है। आपने देखा होगा सर ये भारत है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके तमिलनाडु, ये कौन सा है, और इसके यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम है अंडमान निकोबार। अब एक बात बताइए, भूमध्य रेखा यहां पे बनाऊं या ऊपर बनाऊं, ये वेरी गुड, यानी कि कौन सी रेखा है, 0 डिग्री। तो यहां से ये जो दूरी देखूंगा ये ज्यादा मिलेगी या ये दूरी ज्यादा मिलेगी, ये कन्याकुमारी वाली दूर ज्यादा मिलेगी ना। लेकिन ये अंडमान निकोबार भारत का है या किसी और देश का है, इसलिए भारत से इसकी जो दूरी है वो याद रखना 876 किलोमीटर। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि भारत और भूमध्य रेखा के बीच में दूरी कितनी है, तो आप कितना बताओगे, 800 कर लोगे। अब एक बात बताइए, इस भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, वो अत्यधिक क्या होता है, गर्म होता है। अत्यधिक क्या होता है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर चले जाओ, कहां पे, कर्क रेखा पे, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री कहां चले जाओ, नीचे चले जाओ। यानी कि ये भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, और ये 23.5 डिग्री क्या हो गया आपके, कर्क रेखा। और इनके बीच का जो क्षेत्र है ना, उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। तो आपसे कई बार प्रश्न आता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, जो सबसे क्या होता है, गर्म। और एक ध्यान से सुनना, इस भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर जाना और 5 डिग्री नीचे जाना, यहां का जो क्षेत्र है ना, इसे डोल ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोल ड्रम। तो कई बार प्रश्न आता है डोल ड्रम किसे बुलाता है, या इस क्षेत्र को बोलते हैं शांत पेटी। तो कई बार प्रश्न आता है कि शांत पेटी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर है, या 5 डिग्री ऊपर है, या 5 डिग्री नीचे, या 23.5 डिग्री ऊपर या 23.5 डिग्री नीचे। तो आपको क्या बोलना है, 5 डिग्री, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी। तो इस वाले पेटी के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, शांत पेटी, या इसे बोलेंगे डोल ड्रम। तो सर्वाधिक जो वर्षा भी होती है पूरे विश्व में, वो किस क्षेत्र में होती है, आपके उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। एक छोटी सी बात बता दो, क्या भूमध्य रेखा भारत से गुजरती है, अगर गुजरती होती तो हम दिशा क्यों बताते। इनमें से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, बनवारी ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। इनमें से कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच है, अब भी सोच ले, अब भी सोच ले। अर्जुन कौन सी है, शिवनाथ कौन सी है, कर्क रेखा। ये रही, देखो यहां पे बना भी रखा है कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने राज्यों से है, तो इस प्रश्न का अपना राइट उत्तर क्या मिलेगा आपके। एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूं, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, ये प्रश्न आता है, ये तीनों रेखा किस महाद्वीप के अंदर हैं, तो आपका जवाब क्या मिलेगा। तो वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं जाती हैं। एक प्रश्न इंपोर्टेड ये। दूसरा प्रश्न सुनना, इस इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी का नाम पूछेगा। 2 प्रश्न इंपोर्टेड ये। और एक तीसरा प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा पे दिन रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च और, तो ये 3 ही प्रश्न याद रखना। चौथा प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है कि जो ग्लोब है, इस ग्लोब को आधा आधा पढ़ना है, यानी कि इसको गोलार्ध में पढ़ना है। तो यानी कि ग्लोब को 2 गोलार्धों में बांटने वाली रेखा कौन सी होती है, क्योंकि इसके ऊपर के गोलार्ध को बोलेंगे, इसके नीचे को बोलेंगे, समझ गए, वेरी गुड, धन्यवाद। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ज्यादा। अब एक देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा उसको बोलते हैं जो पड़ोसी स्थल के साथ लगती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्थलीय सीमा। तो कई बार प्रश्न आता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ ज्यादा स्पर्श होती है। अब ध्यान से सुनना, भारत की जो स्थलीय सीमा है
भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा वो कितने किलोमीटर की है? तो आप बोलोगे सर 15,106.7 किलोमीटर। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 15,200 किलोमीटर। इसमें से आपसे पूछ सकता है ये जो भारत की स्थलीय सीमा है ये कितने देशों से लगती है? देशों का प्रश्न आ जाता है कई बार। कितने देशों से? 7 देशों में सबसे पहले ज्यादा किसके साथ लगती है, फिर उसके बाद किसके साथ लगती है, फिर उसके साथ पाकिस्तान, फिर पूछे तो नेपाल, और नेपाल के बाद पूछे तो म्यांमार। कौन सी भैया? और म्यांमार के बाद पूछे तो भूटान, और भूटान के बाद पूछे तो यानी कि एक बात बताइए, 7 देश लिखिए, 7 में से ज्यादा किसके साथ लगती है और सबसे कम किसके साथ लगती है? 106 किलोमीटर। कितनी लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096.7 किलोमीटर की सीमा, और चीन के साथ लगती है आपके 3488 किलोमीटर की सीमा। वहीं पाकिस्तान के साथ बात करें तो 33-23 किलोमीटर की सीमा, और नेपाल की अगर बात करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा। म्यांमार के साथ अगर बात करें तो याद रखना 1643 किलोमीटर की सीमा। वहीं भूटान की अगर बात करें तो 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ। अब एक बात बताइए, भारत कितने देशों से चिपक गया? अब आपसे यह पूछ सकता है भारत के राज्य पूछ लेगा इन 7 देशों से। राज्य याद रखना 16, और केंद्र शासित प्रदेश कितने लगते हैं? तो यानी कि टोटल जो राज्य क्षेत्र है जो स्थलीय सीमा से लगते हैं वो कितने हो जाएंगे? 18। कितने हो जाएंगे? इस 18 में से ज्यादा जो लगता है ना सर्वाधिक, वो याद रखना आपके पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? और इनमें से 18 में सबसे जो कम लगता है उसका नाम है नागालैंड। क्या नाम है? नागालैंड। अब आपसे प्रश्न इतना पूछ रहा हूं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय जो सीमा है या अंतरराष्ट्रीय सीमा है, लंबी की बजाय बनवारी मुझे बता दे, छोटी किसके साथ है? बनवारी बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। अब बता बनवारी। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा लंबी की बजाय छोटी बतानी, किस देश के साथ है? वेरी गुड। कौन सा है? अफगानिस्तान। कितनी है? 106। और ज्यादा किसके साथ है बनवारी? वेरी गुड। इसमें उत्तर मैं क्या करूंगा? अब कई बार बांग्लादेश के बारे में आपसे क्या पूछ सकता है? देखो जो बांग्लादेश नाम पड़ा, अब बांग्लादेश का जो नाम रखा वो कब रखा गया? सही बांग्लादेश होना चाहिए, बिल्कुल बांग्लादेश। और ये पड़ा था आपके 1900। अब 1971 से पूर्व की कहानी सुन लो। 1905 से पहले की बात बोलता हूं, इसे बोलते थे संयुक्त बंगाल। क्या बोलते थे? संयुक्त बंगाल था ये। और 1905 के बाद इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा पूर्वी बंगाल। क्या नाम पड़ा? पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल के बाद 1947 पर इसके ऊपर बंटवारा हो गया, और यह क्षेत्र किसको दे दिया? पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान का क्षेत्र का नाम पड़ गया यानी कि पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन है कौन सा देश ये? इसको पाकिस्तान ना बोल के इसको क्या बोलेंगे? तो कई बार प्रश्न आता है पूर्वी पाकिस्तान का नाम कब पड़ा, लेकिन इसे संयुक्त बंगाल का नाम कब से बोलते थे? 1900। और 1911 में इसका नाम क्या पड़ गया? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल रख लो याद। अब एक बात बताइए मुझे आप, जो बांग्लादेश है इस बांग्लादेश में मुद्रा कौन सी चलती है? पैसा कौन सा चलता है? मुद्रा जगह नहीं है यहां पे, नहीं तो बहुत कुछ लिख देता, 1 घंटे यही प्रश्न चल जाता। टका। क्या नाम भैया? टका। और यहां की राजधानी का नाम क्या है? राजधानी ढाका। क्या नाम है? अब याद रखना बांग्लादेश, अगर प्रश्न आ जाए कि बांग्लादेश के अंदर संसद का नाम क्या है, यहां की संसद को क्या बोलते हैं? संसद का नाम जातीय संसद। जातीय संसद, ठीक ना? जातीय संसद। अब एक बात बताइए, जो बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश और भारत के बीच में ऐसे कोई क्षेत्र है क्या जो विवाद है? विवाद वाले क्षेत्र, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा सियाचिन। सियाचिन सुना है? ये एक विवादित एरिया है, बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है। ये विवादित एरिया है भारत और, ऐसे ही आपसे पूछेगा भारत और बांग्लादेश के साथ विवादित एरिया कौन कौन से है? क्यों एरिया है? देखो याद रखना बांग्लादेश और भारत के कौन सा राज्य? त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश की बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? यह कोई विवादित नहीं है,
ये कहती है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसका नाम क्या है, जो लगभग 856 किलोमीटर कितनी है। तो कई बार प्रश्न आता है कि शून्य रेखा की लंबाई कितनी, 800। शून्य रेखा कितने देशों के बीच में, भारत और भारत का कौन सा राज्य है वो। अब एक प्रश्न तो ये हो गया आपका। दूसरा प्रश्न सुनना, बांग्लादेश से एक नदी आती है आपका, जिसका नाम क्या है। अब ये तीस्ता नदी के पानी को लेकर विवाद बना हुआ है। तीस्ता नदी के पानी का जो आएगा वो 39% यूज कौन करेगा, भारत कौन करेगा, और बाकी 36% यूज कौन करेगा, बांग्लादेश कौन करेगा। और इसमें बच गया आपके 25%, वो किस में रहेगा, नदी में। लेकिन बांग्लादेश इसमें रहने नहीं दे रहा पानी, इसलिए इसका जो विवाद बना हुआ है। तो ये कई बार प्रश्न आता है, तीस्ता नदी जल विवाद कितने देशों के बीच में, भारत और। तीस्ता नदी का भारत कितना % यूज करेगा पानी, जबकि बांग्लादेश कितना करेगा। एक तो बात ये ठीक है। अब दूसरी बात सुनना, बांग्लादेश की जब आएगी बात, देखो बांग्लादेश और उड़ीसा में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है न्यू मोर। क्या नाम है, न्यू मोर द्वीप। अब ये न्यू मोर जो द्वीप है ना, ये उड़ीसा के तट या आपके पूर्वी जो तट है या बंगाल की खाड़ी में उगता है, कभी निकलता है कभी छिप जाता है पानी का स्तर बढ़ने। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में ये एक टुकड़ा बना हुआ, और एक रास्ता है भारत के पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाने का, 3 बीघा गलियारा। गलियारा का मतलब होता है रास्ता। तो 3 बीघा गलियारा या कॉरिडोर किन देशों के बीच में विवाद है, भारत और बांग्लादेश। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब एक बात बता दो मुझे, भारत का वह कौन सा राज्य है या कौन से राज्य है जो बांग्लादेश से लगते हैं। वेरी गुड। एक तो त्रिपुरा, अरुणाचल नहीं लगता, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, और एक मेघालय, और एक और लगता है जिसका नाम क्या है, मिजोरम। अब एक बात बता बनवारी, इस बांग्लादेश और भारत के बीच में जब रेखा बनी थी जिसका नाम क्या था, रेड क्लिफ। क्या नाम था, क्योंकि ये रेड क्लिफ रेखा क्यों बनाई, क्योंकि ये जो बांग्लादेश था ये पहले किसके पास था, तो पाकिस्तान के साथ जो रेड क्लिफ रेखा बनी थी, कब बनी थी, 1947 में। बांग्लादेश का आजादी दिवस कब आता है, आजादी दिवस हमने आजाद करवाया इसको कब, 26 मार्च को। कब कराया, तो 26 मार्च को बांग्लादेश का कौन सा दिवस आता है, आजादी या स्वतंत्रता। अब एक बात पूछ लेगा, जब बांग्लादेश आजाद करवाया गया था तो देश में एक क्या लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये कौन से नंबर का राष्ट्रीय आपातकाल था, पहला या दूसरा या तीसरा। हाँ, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगा था, दूसरा, 1900, जिसके माध्यम से हमने पूर्वी पाकिस्तान से हमने उसको बांग्लादेश बनवा दिया। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में इतनी बात ठीक है। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगी है, यह प्रश्न तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अब दिशा पढ़ लो, ये मान लो आपका भारत है, ये क्या भैया, भारत है। अब इधर जो दिशा इसका नाम क्या है, पूर्व। क्या नाम है, और इधर जो दिशा इसका नाम क्या है, और इधर जो दिशा उसका नाम क्या है, और इधर जो दिशा उसका नाम क्या है, दक्षिण। देखो दक्षिण की अगर बात करें तो आपको 2 देश याद रखने इंपॉर्टेंट, एक तो मालदीव, कौन सा देश, और एक याद रखना श्री। उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में 3 देश इंपॉर्टेंट याद रखने, एक तो आपको चीन, एक नेपाल, और एक आपको भूटान। कौन सा। वहीं पूर्वी की बात करें तो पूर्वी के 2 देश इंपॉर्टेंट याद रखने, एक तो बांग्ला और एक प्लस में म्यांमार। कौन सा भैया, म्यांमार। और पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिम में आपके जैसे इंपोर्टेड देखा जाए तो ये पश्चिम में जो पड़ता है इसे उत्तर पश्चिम में बोलते हैं पाकिस्तान, लेकिन पश्चिम में बोल सकते हैं। अफगानिस्तान पड़ेगा वो आपके उत्तर पश्चिम में। कहां पड़ेगा, उत्तर पश्चिम में। पश्चिम में ओनली फॉर एक ही देश का नाम बताना, वो है पाकिस्तान। और पश्चिम दिशा में इधर आओगे ना, जैसे इजराइल हो गया आपके, ठीक ना, अरेबियन देश हो गए, और भी बहुत है, लेकिन टच जो लगते हैं। अब एक बात बताइए, यहां पे प्रश्न क्या दिया गया, रोकिए एक बार। भारत यानी कि पूरब में देश बताना है, कौन सा बनवारी। तो यहां पे प्रश्न क्या करूंगा, तो अब कई बार प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पूर्वी देश, सबसे निकट पूर्वी देश की अगर बात करें तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, बांग्लादेश। अगले प्रश्न को देखिए,
इस प्रश्न में इतना याद रखना, दिशाएं बतानी थी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा का देखो, तट कब बोलते हैं, तट किसे बोलेंगे? जहां पानी लगेगा, जल सीमा या जलीय सीमा। आपने देखा होगा ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। इस प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात की जाए तो यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है 24 परगना, परगना क्षेत्र। कौन सा नाम है ये? और यहां पर एक क्षेत्र का नाम है जिसका नाम है कच्छ। क्या नाम है? तो यहां कच्छ से लेकर जो पूरा का पूरा एरिया है यहां तक का, ये पूरी सीमा कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा है, अब ये तट रेखा भी दो प्रकार की है, एक मुख्य भूमि की है और एक द्वीपों की है। क्योंकि भारत के जो द्वीप है वो इधर पानी में भी पड़े तो हैं और इधर पानी में पड़े हैं। इनकी तट रेखा और ऊपर की तट रेखा दोनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 75 16.6 किलोमीटर भारत की कैसी सीमा है? पानी वाली। लेकिन भारत की लैंड भूमि की अगर बात करें तो ये कितनी थी? 15,200। कितनी थी? लेकिन यहां पे क्या बोला? तट रेखा से ज्यादा लगता है, तो ज्यादा तो ये वाला एरिया लगता है भाई आपके। तो ज्यादा कौन सा लगता है? अब आपसे बोल देगा तट रेखा पे लगे राज्य कितने, शिवनाथ बताएगा राज्य। तट रेखा पे राज्य कितने? शिवनाथ 9 राज्य। कितने राज्य है? 9। 9 में से सबसे ज्यादा कौन सा लगाता है? गुजरात, ठीक है ना। और सबसे कम की अगर बात करूंगा तो कौन सा भैया? गोवा। इस 9 राज्यों के कई बार नाम पूछता है और नामों में याद रखना, एक तो पश्चिमी तट पे जो लगते हैं और एक पूर्वी जो तट पे लगते हैं। युवराज खड़ा हो जा और ये बता पूर्वी तट के राज्य कौन से हैं जो इस साइड लगते हैं? इस साइड आपके 4 राज्य लगेंगे और इस साइड आपके कितने राज्य लगेंगे? इस साइड वाले राज्यों में तो 2 तो नाम आपको पता भी चले गए। अब इस साइड वाले की बताने आपको, एक तो आपके पश्चिम है और एक आपके उड़ीसा और एक आपके आंध्र प्रदेश और एक आपके तमिल है। यहां पे अगर देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में गोवा और उसके बाद में कर्नाटक और केरल। अब एक बात बताइए, जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला तो आपने बता दिया कौन है, राज्य पूछ लिया। लेकिन यहां पे भारत ना देकर और बोल दे कि विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तटरेखा वाला देश, वेरी गुड, धन्यवाद। कौन सा है भैया? कनाडा। जिस प्रकार से भारत की तटरेखा भारत की स्थलीय सीमा किस देश से लगी थी? बांग्लादेश। ऐसे विश्व का कौन सा देश है जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? हाँ, जब स्थलीय सीमा वाला देश बोलेगा तो बताना चीन। भारत का राज्य, भारत का साथ बोले तो बांग्लादेश। अब भारत का गुजरात ज्यादा बनाता है पानी से, उसी प्रकार विश्व का सबसे बड़ा तटीय वाला देश कौन सा है? अब एक और बात बता दो, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तटरेखा की लंबाई 7,500। लेकिन तटरेखा में मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 6100। अब 6100 में कितने तट मिलेंगे आपको? पश्चिमी और, अब एक बात बताइए, पश्चिमी और पूर्वी तट जहां पर जुड़ते हैं उस पहाड़ी का नाम क्या है? वेरी गुड, धन्यवाद। क्या नाम है? नीलगिरी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में यह कह रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है ना टोटल, वो याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का एरिया है। और ये जो पूरा एरिया है ये विश्व के स्थल भाग का कितना एरिया है? ये 2.42% है। ये कहां पे भैया? पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, विश्व में। और इस विश्व में आपसे ये पूछेगा कि सर हमें क्षेत्र मत बताइए, स्थान बताइए, तो स्थान कौन से नंबर का आता है? तो 7वें में इतना पूछ सकता है कि 6 बड़े देश में सबसे बड़ा कौन बताओगे आप? उसके बाद में कौन सा बताओगे? कनाडा। और उसके बाद में, और उसके बाद में, और उसके बाद में, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। तो कितने हो गई आपके? 6। और भारत का कौन सा स्थान है? अब एक बात बता दे तो मुझे, भारत का क्षेत्रफल में तो कौन सा स्थान है? लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल की बजाय यहां क्या पूछ लेगा? तो जनसंख्या में कौन सा है? तो जनसंख्या में दूसरा पूछ लेगा। लेकिन जनसंख्या में पहला कौन सा है? तो जनसंख्या में पहला बोले तो, और भारत का कौन सा स्थान पूछूंगा मैं? तो दूसरा। और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपके? तीसरे पे, हाँ, जनसंख्या में
यूएसए। और चौथे नंबर की अगर बात करूंगा तो क्या बताओगे? ये चौथे नंबर पे। और पांचवें नंबर की अगर बात करूंगा तो अब शिवनाथ इतना बता दे, क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। अब क्षेत्रफल की बजाय आपसे जनसंख्या में बोलेंगे तो कौन सा बताओगे शिवनाथ? है दूसरा। अब एक बात बताइए, विश्व के टोटल क्षेत्रफल में भारत का एरिया कितना है स्थल भाग में? लेकिन वही पूछ लेगा कि विश्व की टोटल जो जनसंख्या है ना, उसमें से जनसंख्या में कितना प्रतिशत भारत में है? तो 17 पॉइंट है। तो यानी कि विश्व में मान लो 100 लोग रहते हैं, उस 100 लोग में से भारत में कितने लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? अब वो संख्या बता दी, प्रतिशत की बात करें तो भारत में कितना रहता है? 17.5। अब एक बात बताइए, भारत का 7वां स्थान है तो अमेरिका का कौन सा स्थान है? प्रदीप बताएगा। भारत का 7वां स्थान है तो अमेरिका का स्थान। वेरी गुड, धन्यवाद, बड़ा जोर दिया है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? अब इतना आपको पता करना है कि भूटान कौन कौन से देश से लगा हुआ है, ठीक है ना? तो ये जो अगर बात की जाए ना, ये जो एरिया है ना आपके, ये भूटान का एरिया। किसका भैया ये? तो यहां ये भूटान आपके, इस भूटान के साथ एक तो लगता है सिक्किम, कौन लगता है? एक लगता है अरुणाचल प्रदेश, कौन लगता है? और एक लगता है आपके असम, कौन लगता है? और एक यहां से इस प्रकार का एक लगता है पश्चिम। तो यानी कि भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और कितने किलोमीटर की सीमा लगाते हैं? और भूटान के साथ सिक्किम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, मेघालय। याद रखना, मेघालय एक देश से लगता है। कितने देश से लगता है? उस देश का नाम है। वहीं पे प्रश्न आएगा कि मेघालय कितने राज्यों से लगता है? एक राज्य से लगता है। कितने राज्य से लगता है? उसका नाम क्या है? तो कई बार यह भी प्रश्न आ सकता है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो केवल एक ही राज्य से सीमा बनाता है? एक मेघालय और एक, तो भारत के कितने ऐसे राज्य जिनके पड़ोसी राज्य एक एक ही हैं? मेघालय भूटान के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? भूटान के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या करूंगा मैं? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं, जो भूटान है, इस भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या नाम है? और भूटान के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है? नगुल। नगुल ट्रम। क्या नाम है? नगुल ट्रम, याद रखना। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल तिरंगदाजी। तिरंगदाजी। तिरंगदाजी का मतलब इस प्रकार के तीर बाण का, वो रख लोगे आप। अब एक बात बताइए मुझे, जो भूटान है, अर्जुन बताएगा, भूटान भारत की किस दिशा में है? ऊपरी ऊपर कौन सी दिशा हुआ है? तो भूटान ऊपर न है या इन्न है? हाँ, बस धन्यवाद। कौन सी दिशा होगी? उत्तर। घबराने को नहीं आ रहा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? ये अच्छा प्रश्न है। याद रखना, नेपाल से भारत कितना किलोमीटर लगा हुआ है? 1751 किलोमीटर की सीमा इतनी लगती है। और नेपाल के साथ राज्य लगते हैं, देखो, एक तो उत्तराखंड लगता है, कौन सा लगता है? और एक लगता है यूपी, कौन लगता है? एक लगता है बिहार, कौन लगता है? और एक लगता है सिक्किम, सिक्किम लगता है एक। और एक लास्ट लगता है पश्चिम। तो याद याद रखना, अब कौन सा राज्य नहीं है इनमें से? तो कौन सा नहीं है भैया? असम। कौन सा नहीं है? अब एक बात बताइए, नेपाल जो राज्य, इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु। वेरी गुड। ये कई बार आर्मी का प्रश्न इंपोर्टेड है, ये कई बार पूछा है। अब एसएससी का नेपाल का प्रश्न क्या पूछेगा, ध्यान से सुनना। नेपाल की संसद का नाम क्या है? याद रखना, राष्ट्रीय। वेरी गुड, राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत कहां की संसद है? नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? और यही पूछेगा कि जो काठमांडू है, इस काठमांडू में कौन से संगठन का हेडक्वार्टर है? संगठन पूछ लेगा, और उसके अंदर हेडक्वार्टर बना हुआ है यहीं पे, तो उसका नाम क्या है? हाँ। और सार्क में देश कितने हैं?
कल परसों ने भी पढ़ाए हो, 8 है। कितना देश है? 8 है। अब एक बात बताइए, जो नेपाल है बनवारी, ये भारत की किस दिशा में? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में? पक्को बेरो है? के बेरो? कितना बेरो नहीं बता पहले तो। के बेरो पट्टे उत्तर में? ऊपर ही है, क्योंकि उत्तराखंड है, गुरुजी ऊपर ने, उत्तर भी ऊपर ने, बिहार भी ऊपर ने, सिक्किम भी ऊपर ने। हाँ, बस बस ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता? इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, इतने आराम से पढ़ा रहा हूं, फिर भी याद नहीं रहेगा ना, कोई जरूरत नहीं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि याद रखना, जो म्यांमार नाम है ना आपका, म्यांमार, इससे पूर्व जो इसका नाम था ना, वो क्या था? वर्मा। और एक याद रखना, ये पहले म्यांमार और वर्मा भारत का हिस्सा था। 1935 अधिवेशन 1937 में इसका अलग देश बना दिया। क्या बना दिया इसको? वर्मा। और इसे क्या बोलते हैं आप? और म्यांमार के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है? मुद्रा बेहत। क्या नाम है? बेहत। अरे बेहत थाईलैंड की है, यहां की मुद्रा का नाम है कयात। क्या नाम है? कयात है। और म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है? किमी रटा दो था, रट लियो थे मंदिर है। राजधानी नहीं है इसकी, इसको बोलते हैं नाय पी पीड़ा, इस प्रकार का नाम है इसका, नाय पीड़ा या नाय पीता, इस प्रकार का नाम नया आता है। पहले इसकी राजधानी होती थी रंगून, क्योंकि वर्मा की राजधानी थी रंगून। और जहां पे किसका मकबरा बना हुआ है? बहादुर शाह जफर। अब इतना बता मुझे, निकित बताएगा, निकित जो म्यांमार देश है ये भारत की किस दिशा में है? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि पूर्व में बांग्लादेश भी और म्यांमार भी है। इस म्यांमार की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है? कितने किलोमीटर में लगा हुआ है म्यांमार के साथ भारत? तो याद रखना आपके 1643। और इस म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य लगे हैं? एक का नाम है अरुणा। क्या नाम है? उसके नीचे लगा हुआ है आपके नागालैंड। कौन सा लगा हुआ है? नागालैंड। और उसके नीचे लगा हुआ है आपके मणि। और उसके नीचे लगा हुआ है मिज्जो। कौन सा लगा है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये टोटल सीमा लगी हुई है आपके कितनी? 1600। जो भारत और म्यांमार को अलग जो पर्वत करता है उसे पूर्वी हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे अराकाम पर्वत कहा जाता है। अराकाम पर्वत कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, सरकरी, ठीक ना, मुद्दा, मुद्दा ये, इस मुद्दे को हम क्या बोल देंगे? विवाद बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अब जो सरकरी, जो मुद्दा या सरकरी क्षेत्र भारत और डैश के बीच में एक मुद्दा बना हुआ है, एक विवाद बना हुआ है, ये सरकरीक है क्या चीज? पहले ये सुन लो। देखो, क्रीक, क्रीक का मतलब होता है ऐसा कोई नुकीला भाग, ऐसा कोई क्या है? नुकीला भाग, जो स्थलों के बीच में, यहां पे लोग रहते हैं, यहां मिट्टी और यहां पे मिट्टी है, इनके बीच में पानी की एक पतली सी नुकीली जलधारा घुस गई, तलवार के बाद थी, उसको क्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऐसा गोरी क्रीक, सर क्रीक, आपके वेरी क्रीक, ये सारे कहां पड़ते हैं? गुजरात साइड में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? गुजरात साइड में पड़ते हैं। और ये क्रीक बताते, इस क्रीक का जो प्राचीन नाम था वो था बाणगंगा। क्या नाम था? बाणगंगा। क्या नाम था इसका? बाणगंगा। और बताते इस क्रीक की जो कुल लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? 96 किलोमीटर है। इस क्रीक, ये कैसा क्षेत्र है? दलदलीय। कैसा क्षेत्र है ये भैया? और दलदली क्षेत्र है। इस क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में नमक का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है और मछली पालन किया जाता है, इसलिए विवादित एरिया है। ये इतने किलोमीटर की एरिया है। भारत तो कहता है यहां से लेकर यहां तक की एक सीमा बना दी भारत ने। क्या नाम दे दिया उसको? रेड लाइन। क्या नाम दे दिया? रेड लाइन। और पाकिस्तान ने एक सीमा यहां बना दी भारत के इस साइड में, उसका नाम दे दिया ग्रीन लाइन। क्या नाम दे दिया? और बोल देगा आपसे कि रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में एक दलदलीय क्षेत्र है, उस दलदलीय क्षेत्र का नाम क्या है? तो कई बार प्रश्न आता है सरकरी के पश्चिम में खींची गई रेड लाइन किसकी है? भारत की। और लेकिन इसके सरकरी के पूर्व में खींची गई ग्रीन लाइन किसकी है? पाकिस्तान की। तो ये आज भी विवादित एरिया है। किसका भैया? भारत और पाकिस्तान का। ये किस राज्य में आता है सरकरी क्षेत्र? गुजरात में। क्रीक का मतलब क्या बताओगे गुरुजी? कोई पतीला, सॉरी, कोई पतला या नुकीला जलीय या जल की एक नाली है जो दो स्थलों के बीच में पड़ी हुई है, उसको क्रीक बोलते। क्या बोलते हैं? क्रीक बोलते। और ये इसका नाम क्या है? सरक्रीक। प्राचीन नाम क्या था इसका? बाणगंगा। क्या नाम था?
और बताते हैं कि इस सरकरी क्षेत्र में सिंधु नदी अपना जल गिराती है। सिंधु नदी क्या गिराती है? जल गिराती है। तो यहां का उत्तर क्या करूंगा मैं भाई? कई बार आपसे यह भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित एरिए, विवाद वाले एरिए, जैसे आपने सुना होगा एक रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ रेखा भी किन दो देशों के बीच के विवाद को बताती है? भारत और एक आपको मिलेगा सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन जो ग्लेशियर, ये कितने देशों के बीच में विवाद है? भारत और पाकिस्तान। एक सीमा और मिलेगी जिसको बोलते हैं एलओसी। क्या बोलते हैं? एलओ सीमा कितने देशों के बीच में विवादित एरिया है? तो भी क्या बोलोगे आप? भारत और पाकिस्तान। और एक सरकरिक एरिया भी पूछेगा, ये भी कितने देशों के बीच में? और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बार बार एग्जाम में वही प्रश्न आता है, जिसे हम बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता कितने दो देशों का बीच का एरिया है? याद रखना, ये एक नदी है, इसका नाम है सिंधु। क्या नाम है? एक ये नदी है, इसका नाम है झेलम। एक ये नदी है, इसका नाम है चिनाब। और एक ये नदी है, इसका नाम है रावी। क्या नाम है? और एक ये नदी है, इसका नाम है व्यास। और एक ये नदी है, इसका नाम है सतलुज। ये मिठन कोट पाकिस्तान में मिल जाती है, और ये चिनाब नदी इसके अंदर आके मिल जाएगी मिठन कोट के पास। और ये झेलम नदी आपके चिनाब नदी मिल जाती है रावीस में। ऊपर वाले का नाम क्या है? सिंधु। इसका नाम क्या है? झेलम। और इसका नाम क्या है? चिनाब। और इसका नाम क्या है? रावी। और इसका नाम क्या है? व्यास। और इसका नाम क्या है? सतलुज। क्या नाम है? अब ये कितनी नदियां बना दी मैंने? कितनी नदियां बनाई है मैंने? 6 है या 7 है? इस 6 नदियों की जो 3 ऊपर की नदियां है ना, ये पाकिस्तान में अपना पानी ज्यादा लेके जाती है। नीचे की 3 नदियां, इनका जल कहां भारत में आएगा ज्यादा? भारत के अंदर। देखो, ऊपर की 3 नदियों का 80% यूज करेगा पाकिस्तान। कौन करेगा? और ऊपर की 3 नदियों का 20% यूज करेगा आपके कौन? भारत। और नीचे की 3 नदियों का 20% यूज करेगा पाकिस्तान। और भारत कितना करेगा? यानी कि पानी बराबर बट गया, 100% हो गया। तो इसी समझौते को नाम क्या दिया गया आपके? सिंधु नदी समझौता। और ये कब हुआ था? 1960 में। तो ये आज भी विवाद है। तो भारत कभी भी चाहे तो इन नदियों को रोक सकता है, क्योंकि ये सारी नदियां भारत के अंदर से जाती है। तो पाकिस्तान प्यासा ही मर सकता है। और याद रखना, सिंधु नदी भारत पाकिस्तान में जाती है, और सिंधु नदी पाकिस्तान में जा रही है। और पाकिस्तान कैसा एरिया है? मरुस्थलीय एरिया। अब मरुस्थल में कोई पानी को ले जाना पड़ेगा, तो पाकिस्तान सर्वाधिक क्या बना रखी है? नहर। इसलिए नहरों वाला देश बोले तो किसको बोलते हैं? क्योंकि उसने किस नदी से नहर बना रखी है? सिंधु नदी। तो प्रश्न पूछेगा आपसे ये, व्यास नदी का कितना % पाकिस्तान यूज करता है? हाँ। और सतलुज नदी का भारत कितना % उपयोग करता है? तो ऊपर की 3 नदियों का पाकिस्तान कितना यूज करेगा? और भारत है। ये प्रश्न में ज्यादा हो जाएगी दिक्कत, आगे बढ़ा आप। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डैश कहा जाता है। अभी पढ़ा है, बनवारी बताएगा। रेखा क्या नाम है इसका? एक बात बताइए, रेड क्लिफ रेखा क्या पहले पाकिस्तान के ही बीच थी या कोई अन्य देश के बीच भी थी? ये बात मनीष बताएगा। नहीं, पश्चिमी नहीं, पूर्वी पाकिस्तान। तो यानी कि रेड क्लिफ रेखा भारत के और पाकिस्तान के बीच थी। लेकिन भारत तो एक मुख्य पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान का जो एरिया था, जो वर्तमान में क्या था? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक पहले रेड क्लिफ रेखा थी। वो रेखा यही थी रेड क्लिफ, जिसका निर्धारण किया गया आपके 17 अगस्त 1947 में। अब एक बात बताइए, रेड क्लिफ रेखा की आज वर्तमान में लंबाई कितनी है? लंबाई 3223 किलोमीटर। 3233 है या 3223 है? 3323, सॉरी, मिट जाना है। 3323 किलोमीटर की इसकी सीमा है। किसकी? रेड क्लिफ की। रेड क्लिफ का निर्धारण वर्ष याद रखना। और बताते हैं, इंग्लैंड के एक वकील थे। इस इंग्लैंड के वकील का नाम आता है सर सीरियल, सीरियल रेड क्लिफ। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि रेड क्लिफ का निर्धारण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? सर सीरियल रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। और इसका निर्धारण किस वर्ष में मिलता है? 1900। अब एक बात बता दे युवराज, रेड क्लिफ रेखा भारत के कितने राज्यों से लगी है? राज्यों से। और कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगी है? वेरी गुड। कितने प्रदेश से? पहले ये राज्य 3 नहीं होते थे, पहले कितने राज्य थे? क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, यूटी क्षेत्र नहीं था।
अब ये जम्मू एंड कश्मीर के कितने टुकड़े कर दिए, एक लद्दाख और एक है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख ये वर्तमान में क्या आपके, और राज्य कितने हैं, तो 3 राज्यों में एक तो सबसे ऊपर लगता है पंजाब, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में, और इस पंजाब के ऊपर लगता है जम्मू एंड कश्मीर और इसके ऊपर लगता है, तो यानी कि भारत के कितने राज्य क्षेत्र पाकिस्तान से लगते हैं, राज्य क्षेत्र में आपको राज्य और ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे। तो रेड क्लिफ रेखा हो गई। अब इतना बता दे, बनवारी बताएगा सर क्रीक या अंतरराष्ट्रीय रेखा है या कोई विवादित एरिया है, क्या है विवादित एरिया, किसके बीच चाहिए ये इतना बता बस। अब वेरी गुड, धन्यवाद। किस राज्य की ओर पड़ता है ये, याद होने लगे छोरों ने। मैगी नोट कितने देशों के बीच में, देखो एक मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैंने भूख लगी और मैंने बोला मैगी बना दे, बोले 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, ये बना देंगे। तो मैगी नोट से मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि गर्लफ्रेंड से जीएफ कर दोगे, तो जी से कर देना जर्मनी, क्या कर देना, और एफ से कर देना फ्रांस। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है, मैगी नोट। और मैकमोहन रेखा किसके बीच है, इसको बताएंगे अगले पेज पर। अरे कोई कोई मजाक करूं। आगे देखिए, भारत म्यांमार और चीन के बीच कितने देश दे दिए, 3 देश दिए। आगे देखिए, के बीच एक त्रिकोणी जैक्सन दीफू दर्रा है, ये इस प्रकार का एरिया ये है। यहां एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है, दीफू दर्रा। क्या नाम है, दीफू। अब दीफू दर्रे से आप चीन भी जा सकते हो, भारत भी आ सकते हो, और कहां जा सकते हो, और इसके ऊपर हमेशा ये विवाद करता है कौन, तो कई बार प्रश्न आएगा कि दीफू दर्रा कितने देशों के बीच में विवाद है, भारत और, ये त्रिकोणी जंक्शन का मतलब होता है त्रिकोणी एक रास्ता है 3 देशों के लिए जाने के लिए, लेकिन विवाद कितने देशों में ये। लेकिन ये दीफू दर्रा वर्तमान में किस भूमि के अंदर आता है, ये किस में आता है ये, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा है, और यही उत्तर है इसका कि भारत म्यांमार और चीन के बीच एक त्रिकोणी जंक्शन यानी कि रास्ता है, उसका नाम क्या है, दीफू दर्रा। ये किस सीमा रेखा पर लगता है, किस सीमा रेखा पे लगता है। अब सीमा रेखा पूछ ली, अब याद रखना ये जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा है ना, इसी रेखा को बोलते हैं मेकमोन, क्या बोलते हैं। तो दीफू दर्रा किस सीमा से टच है भैया, लेकिन भारत के किस राज्य के अंदर आता है ये। तो ऐसे हार्ड प्रश्न आएंगे भाई साहब आपको। कई बार पूछा जा सकता है कि मेकमोन रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो याद रखना 27 अप्रैल 2000 नहीं 1914 में बनी थी। इस मेकमोन रेखा की जो टोटल लंबाई है वो याद रखना 890 किलोमीटर, कितनी है। इस मेकमोन रेखा के साथ 2 ही राज्य लगते हैं, कितने राज्य लगते हैं, ध्यान से सुनना, एक राज्य लगता है तिब्बत, क्या लगता है, और एक राज्य लगता है आपके अरुणा, क्या लगता है। तो आपसे प्रश्न आ सकता है तिब्बत के कितने, सॉरी चीन के कितने राज्य लगते हैं, तिब, चिब, चीन के कितने राज्य हैं, और भारत के कितने हैं, एक, ये अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जानते हैं। अब पूरी जो चीन और भारत के बीच का जो एरिया वो पूरी नहीं कहलाती, ओनली फॉर एक ही राज्य कहलाती है जिसका नाम क्या है आपके अरुणाचल प्रदेश, जिसकी लंबाई कितनी है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भारत और चीन के बीच की जो टोटल सीमा उसकी लंबाई कितनी है 3488। तो एक मास्टर है थारो जयपुर को के नाम लियो मैं बताना तो नहीं चाहिए। तो चीन और भारत के बीच की जो टोटल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, इस पूरी 3488 को हम क्या नहीं बोलेंगे, ओनली फॉर मेकमोन रेखा कितने 2 क्षेत्रों के बीच बोलेंगे, तिब्बत और। तो मेकमोन रेखा की लंबाई वो बताओगे या ये बताओगे, तो हमेशा याद रखना ये बतानी, उड़ना अजय और बता दूं मास्टर। चीन और भारत के बीच में है, लेकिन इसकी सीमा इतनी बतानी उतनी नहीं बतानी, पूरी नहीं लगती, अरुणाचल प्रदेश वाले विवादित एरिया पर ही है ये। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। ये प्रश्न किसी का गलत हो तो भाई ठीक नहीं रहेगा। एक नाम मिलेगा आपको LAC और एक नाम मिलेगा LOC। यहां प्रश्न में क्या दिया गया, LAC। देखो जो LAC है ना, अब दिखाता हूं आपको, इस प्रकार का ये आपका भारत का एक ऊपर का एरिया है। देखो यहां पर एक लाइन खींच दी और इस वाले पूरे क्षेत्र का नाम दे दिया अस्काई, अस्काई चीन। क्या नाम दे दिया, अस्काई चीन। और ये घटनाक्रम घटता है 1914 में। कब घटता है,
1914 के अंदर है। और इस अस्काई चीन का जो एरिया है ना, इसकी जो एरिया का क्षेत्रफल है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये है 35,555 वर्ग किलोमीटर है। ये है भारत का ही टुकड़ा, लेकिन इसको पूरे क्षेत्र को इस साइड और इस साइड जो अलग करता है, ऊपर का अस्काई चीन और नीचे का लद्दाख, इन दोनों को अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम है LAC। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि किसके बीच हो गई है। हाँ, बस सिंपल सी बात थी। अब एक और बात सुनना, यहां की एक लाइन पड़ती है जिसका नाम है भाई आपके सामने LOC। क्या नाम है? और LOC जो रेखा है, ये लगभग आपके 78,144 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जो किसके बीच में है, यानी कि POK और किसके पास है, इन दोनों के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? इस LOC को एक अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम दिया गया था 1949 में, 1 जनवरी। अब उधर नहीं जा सकते हम, LOC के उस साइड नहीं जा सकते, इस साइड रह सकते, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बन गई। उधर जाते तो अपने को पाकिस्तान मार देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उस क्षेत्र को कब्जा कर रखे। क्या नाम दे दिया? तो आपसे क्या पूछेगा, अस्काई चीन और POK किस देश के पास है? बनवारी बताएगा। किस देश के पास है? अस्काई चीन तो चीन के पास है, और POK किसके पास है? लेकिन ये दोनों क्षेत्र किसके होते थे किसी टाइम में? लेकिन इन दोनों के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा ही बन गई। अस्काई चीन के बीच में कौन सी सीमा बन गई, जबकि POK के बीच में कौन सी सीमा बन गई? तो LOC की अगर बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान, और ये बात करें तो भारत और, तो यही तो प्रश्न पूछा है। LAC यानी कि जो एक LAC रेखा है, भारत और किसके बीच में है ये? लेकिन इस रेखा के उस साइड वाले चीन के हिस्से को क्या बोलते हैं, और LOC के उस साइड वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अधिकृत क्षेत्र। और ये दोनों क्षेत्र वर्तमान की किस भूमि के हिस्से हैं? तो कभी भी आपसे प्रश्न आ जाए, अस्काई और लद्दाख के बीच की सीमा का नाम क्या है? ठीक है, लद्दाख और POK के बीच की सीमा का नाम क्या है? तो आपको प्रॉपर जगह दे देगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता? प्रशांत बताओ। प्रशांत है, उठाए ना, आ जाए बोर ना, आ जाए। कोई नहीं, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।